मूल अधिकार की दो कैटेगरी हैं। कुछ मूल अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी, सभी को उपलब्ध है। कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही दिए गए हैं। अब जो मूल अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, उस मूल अधिकार का कानून के किसी हिस्से से विरोध है, तो उस कानून को हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मूल अधिकार से विरोध है और मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। देश में जो गैर नागरिक हैं उनको उस कानून का जो है लाभ दिया जाएगा। समझ आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? कल्पना नहीं आ रहा? कोई लॉ है, इसके कई क्लॉज हैं, 1 2 3 4। ये जो क्लॉज है इसका जो है एक फंडामेंटल राइट से जो है वायलेशन हो रहा है, और वो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नागरिकों को दिया गया है। अर्थात ये लॉ जो है नागरिकों के संदर्भ में इनऑपरेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ जो है, लॉ का ये पोर्शन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। ये फंडामेंटल राइट्स हमने नागरिकों को दिया है, तो लॉ का ये पोर्शन जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा नागरिकों के संदर्भ में। मगर जो गैर नागरिक हैं उनको तो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे ज्यादा, तो उनको ये लॉ का पोर्शन जो है उस पर अप्लाई होता रहेगा। समझ आ रही है? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अगर हम इसको डिलीट कर देते इस आधार पर कि फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन कर रहा है, इसको अगर हम डिलीट कर देते तो फिर किसी को ना मिलता। तो फंडामेंटल राइट्स का ये फायदा तो सिर्फ नागरिकों को दिया जा रहा है ना, हम गैर नागरिकों को तो नहीं दे रहे हैं। आप इसको डिलीट कर दिया तो गैर नागरिकों पर भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। बात समझ आ रही है? तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ का जुडिशियल रिव्यू करता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि वहां डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का प्रयोग किया जाए, ताकि उसको हम डिलीट ना करें, हम उसको सिर्फ ढक दें। मान लीजिए लॉ का ये पोर्शन जो है, जो फंडामेंटल राइट जो है नागरिकों को और विदेशियों को सबको उपलब्ध है, इसका जो है इससे विरोध है, तो ये फंडामेंटल राइट्स इसको ढक देगा। अर्थात अब ये ऑपरेटिव नहीं रहेगा। ये लॉ का ये पार्ट और ये पार्ट, ये सेक्शन और ये पैराग्राफ, ये तो एप्लीकेबल रहेगा। और पार्ट 4 जो है, क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट्स से विरोध है और फंडामेंटल राइट्स ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है, तो ये फंडामेंटल राइट्स इसको ढक देगा, तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा। लेकिन कल को कभी कोई संसद संविधान संशोधन करती है और इस फंडामेंटल राइट्स को वो कम कर देती है या फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से इसको बाहर कर देती है, तो हाँ ये फिर एक्टिव हो जाएगा। तो समझ आ रहा है? यह है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण में सूर्य ग्रहण पड़ा तो सूर्य ग्रहण खत्म नहीं हो गया, सूरज नहीं खत्म हो गया, थोड़े समय के लिए उसको चंद्रमा ने ढका है, और जहां चंद्रमा हटेगा वो फिर से चमकना शुरू कर देगा। यही तो पता हमें, उसको कहा गया ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण लग गया इस फंडामेंटल राइट्स ने, इस लॉ के इस पक्ष में, लॉ के इस प्रोविजन में, लॉ के इस पोर्शन को जो है ढक दिया है, ग्रहण लगा दिया है, और जितनी फंडामेंटल राइट्स हटेगा ये फिर से चमकना शुरू कर देगा। ठीक, यह है ग्रहण का सिद्धांत। दूसरा बताया था पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। पृथक्करण का सिद्धांत ये क्या है? ये है कि कोई लॉ है, लॉ में बहुत सारे प्रोविजन होते हैं ना। कोई लॉ है, उसमें प्रोविजन 1, प्रोविजन 2, प्रोविजन 3, प्रोविजन 4, प्रोविजन 5, इस प्रकार से कई प्रोविजन है, और हम ये पाते हैं कि उसका प्रोविजन 3 जो है फंडामेंटल राइट्स से असंगत है। कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया, ये जो आपका लॉ है, लॉ का जो है पोर्शन 3, लॉ का पैरा 3, लॉ का सेक्शन 3 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। कोर्ट उसको देखेगा, तो कोर्ट पार्ट 3 प्रोविजन 3 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, इस आधार पर पूरे कानून को निरस्त नहीं करेगा, कहेगा अच्छा ये पोर्शन जो है वायलेशन कर रहा है ना, हम इसको जो है हटा देते हैं, ये आपका जो है वाइड हो गया, ये आपका इनवैलिड है, ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द लॉ इज क्वाइट वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। पृथक्करण माने इतने से हमने अलग कर दिया। बस समझ आई? मान लीजिए इस लॉ का जो पोर्शन 3 है, पार्ट 3 है, इस लॉ का सेक्शन 3 है, यही पूरे लॉ की जो जान है, यही पूरे लॉ का सार है,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप इसको अलग कर देते हो तो पूरा लॉ बेकार हो जाता है। तो पृथक्करण के सिद्धांत के तहत जो क्या किया जाएगा कि पूरे पूरे लॉ को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो पोर्शन जो है फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में है, जो पोर्शन फंडामेंटल राइट्स का विरोधी है, उस पोर्शन को क्या हम काट कर अलग कर सकते हैं और लॉ सुरक्षित रहेगा? अगर ऐसा है तो उसको काट कर अलग कर देंगे और पूरे लॉ को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर लगता है कि उसको काट के हम अलग नहीं कर सकते तो फिर हम मजबूरी है हम पूरे जो है उसको काटेंगे। मनुष्य का शरीर का कोई पार्ट खराब हो गया है और डॉक्टर को लगता है इस पार्ट को हम ऑपरेट करके हटा दें तो व्यक्ति बच जाएगा, तो उसने पोर्शन को ऑपरेट करके हटा देते हैं। लेकिन मान लीजिए कैंसर जो है लीवर में फैल गया है, किडनी में फैल गया है, हार्ट में फैल गया है, स्टोमक में फैल गया है, अब क्या किया जाएगा? अब तो पूरा पूरा व्यक्ति जाएगा नहीं। यही है पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक। तीसरा सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत यह बताता है कि आप जो है हमको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते। हम कहें कि मुझे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए, जीवन का अधिकार हमको नहीं चाहिए, जीवन का अधिकार। अरे कैसे नहीं चाहिए? सरकार ने, संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है, आपको यह अधिकार लेना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ सकते, यह आपके ऊपर नहीं है। यह है अधित्याग का सिद्धांत। क्योंकि अगर इस सिद्धांत को ना माना जाए और यह मान लिया जाए कि व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है, व्यक्ति अपने मूल अधिकार को छोड़ सकता है, अगर मान लीजिए सिद्धांत को मान लिया जाए तो सरकार इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने प्रभाव को प्रयोग करके व्यक्तियों से उनके मूल अधिकार वो त्याग रहे हैं ऐसा सिग्नेचर करवा सकती है, या कई मामलों फंसाकर यह साबित कर सकती है कि उस व्यक्ति ने अपने मूल अधिकार का त्याग कर दिया है, इसलिए हम उसको यह मूल अधिकार नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई दाव पेच भिड़ाकर सरकार के वकील ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब जाने अनजाने आपने अपने मूल अधिकार का त्याग कर दिया, ऐसा कोर्ट में सिद्ध कर दिया जाएगा। इसलिए मूल अधिकार सरकार पर नियंत्रण लगाते हैं, और सरकार पर नियंत्रण लगाने के लिए जरूरी है कि एक क्लॉज यह भी बना दिया गया है कि व्यक्ति अपने अधिकार का त्याग कर ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने अधिकार का त्याग कर दिया तो यह बात नहीं मानी जाएगी। ठीक। कोई सास कहे कि जो है मेरी बहू ने जीवन जीने के अधिकार का त्याग कर दिया है तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहू को अधिकार नहीं कि अपने जीवन जीने के अधिकार को त्यागे। सास का इसलिए मैंने उसके लिए पेट्रोल की व्यवस्था कर दी, हमने माचिस की व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो जीना नहीं चाहती थी। अक्सर कहा करते थे कि हम मरेंगे मरेंगे, हमने तो उसने अपने जीने के अधिकार का त्याग किया है, हमने उसको सहयोग किया है नहीं। उसकी बहू को अधिकार नहीं कि अपने जीवन जीने के अधिकार को त्यागे। तो अनुच्छेद 13 यह बताता है कि इसमें ये 3 सिद्धांत हैं। जब न्यायपालिका किसी लॉ की समीक्षा करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी, न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी, तो इन 3 सिद्धांतों को भी ध्यान में रखेगी। ठीक। कहां पढ़ा? नहीं, कहां पढ़ा? ये किसने बताया? फिर आगे बताओ, आगे बताओ, कहना क्या चाहते हो? सही है, सही बात है। अब ये बताओ स्रोत क्या, कहां से इसको देखा है, ये इसको देखा कहां से, इसको पढ़ा कहां से, अब ये पूछ रहे हैं। हाँ हाँ भाई, हाँ, तो हम उस स्रोत जानना चाह रहे हैं ना, उस स्रोत, उस सोर्स क्या है, कहां से ये चीज पता लगी? किताब से या यूट्यूब से या चैनल से? वो चैनल बताओ।
हमारे पास जो बुक है आपको नहीं बता। हाँ, अभी हमने जो आपको मोटा मोटा बताया ये अधित्याग का सिद्धांत, इसके बारे में भारत में भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। अभी इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है कि वास्तव में ये किन मूल अधिकार को हम त्याग सकते हैं, किन मूल अधिकारों को हम त्याग नहीं सकते। तो कुछ न्यायाधीशों का कहना है कि हम सभी मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकते। कुछ न्यायाधीशों का कहना है कि कुछ मूल अधिकार हम त्याग सकते हैं। इसमें भी मतभेद है भारत में, ठीक है। हाँ, तो वहां पर उसकी वजह यह है कि वही वहां का जो नागरिक है वो जागरूक है, और जब नागरिक जागरूक होता है तो सरकार पर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। जब आपके पास ज्ञान नहीं होता है तो आपको दबाना, आपको डराना, आपको धमकाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपको फिर डराना धमकाना आसान नहीं होता, आपको बरगड़ाना, आपको फुसलाना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो उचित अनुचित क्या है। तो इसलिए उनकी जागरूकता को देखते हुए, उनकी साक्षरता को देखते हुए, उनका लीगल लिटरेसी, लीगल अवेयरनेस को देखते हुए वहां पर उनकी छूट दी गई है कि आप अपने मूल अधिकार को त्याग कर सकते हो। लेकिन भारतीय जनमानस इतना जागरूक नहीं है, उसके अंदर इतनी लीगल लिटरेसी नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उनकी नादानी को देखते हुए हमने जो है ये व्यवस्था की है कि आप अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकते। जैसे अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है और भारतीय संविधान बड़ा है, क्योंकि भारतीय संविधान में हर बात को खुल के लिखने की कोशिश की गई है। जब हम ये भी लिखते साफ साफ, नहीं तो अभी झगड़ा करोगे, ना समझी करोगे, हम ये भी लिखते साफ साफ, नहीं तो अभी झगड़ा करोगे, हम ये भी लिखते हैं। उनने कहा हम हर बात नहीं लिखेंगे, बस इतनी बातें लिख दी हैं, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर नादानी है, जागरूकता नहीं है, तो हमने कोशिश की सोच सोच के, जैसे एक पिता को लगता है कि उसका बच्चा ना समझ है तो हर बात उसको समझाता है, ऐसे करना, ऐसे जाना, ये करना। लेकिन अगर पिता को लगता है बच्चा समझदार है तो उसको हल्के फुल्के इंस्ट्रक्शंस देता है, बाकी छोड़ देता है, बाकी तुम सब कर ले जाओगे। ठीक, संविधान निर्माता ये मान के चल रहे थे कि हम भारतीय इतने नासमझ हैं कि हर बात लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया है। क्योंकि उनके संविधान में लिखा कम गया है, इसलिए वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पावरफुल है। क्योंकि अब कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा कि उसको आप डिफाइन कीजिए, आप इसका इंटरप्रिटेशन कीजिए। तो उनका सुप्रीम कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट से, उनकी न्यायपालिका हमारे न्यायपालिका से ज्यादा पावरफुल है। हमारी न्यायपालिका के पास इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने के लिए ज्यादा मौके नहीं है, क्योंकि हर चीज संविधान में पहले से साफ साफ लिख दी गई है। भाई सुप्रीम कोर्ट कब एक्टिव होगा कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि संविधान के इस पार्ट की, संविधान के इस क्लॉज की, संविधान के इस सेक्शन की जरा आप जो है व्याख्या कर दीजिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हर बात पहले से इतनी साफ साफ लिख दी है कि आपको बार बार संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट में नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इतने मौके नहीं होते कि संविधान की व्याख्या करें, मगर उनका संविधान छोटा है तो वहां बात बात पर व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट शक्तिशाली तो बन जाएगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से बेहद आसान है। तो अगर किसी जगह कोई मतभेद हो रहा है तुरंत संसद में संविधान संशोधन करके क्लैरिटी कर दे, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा मौका नहीं है कि संविधान की व्याख्या करे, क्योंकि संसद ने संविधान को संशोधन करके उस अस्पष्ट चीज को स्पष्ट कर दिया। वहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन है यूएसए में, तो इसलिए भी बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट में जाना पड़ता है कि आप इसको स्पष्ट कीजिए। बात समझ आ रही है? इसीलिए उनका सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा मौके हैं संविधान की व्याख्या करने के लिए, इसलिए उनका सुप्रीम कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास उतने मौके नहीं आते, क्योंकि संविधान का हर चीज बहुत साफ लिखी हुई है, तो बहुत कम चीजें होती हैं यहां पर चीजें अस्पष्ट हैं, और अन अस्पष्ट चीजों की व्याख्या के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत है हम संविधान को संशोधन कर देते हैं, संसद के पास अधिकार है। जब संविधान का संशोधन करके आपने चीजें स्पष्ट कर दी तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर भी मौका नहीं है कि आप उसकी व्याख्या करें। ठीक, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान की विशेषता में गिना जाता है, मगर भारतीय संविधान की खूबी नहीं है। यह बता रहा है कि हम कितने नासमझ हैं, इसलिए हर बात को, छोटी छोटी बातों को खोल के बताना पड़ा है। अगर हम सक्षम होते
भाई देखिए, अगर मुझे लगता है कि हमारा स्टूडेंट जो है बहुत नासमझ है, हम उसको हर छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करेंगे और मुझे लगेगा ये स्टूडेंट हमसे बात पढ़ चुका है, इसका एक बैकग्राउंड है, इसका एक लेवल है, तो हम हर छोटी चीज की व्याख्या नहीं करेंगे, हम सीमित चीजों में आगे बढ़ जाएंगे। संक्षिप्त बताया, आगे बढ़ गए। ठीक, अब सब क्लियर है? बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, अगर आप छेड़ोगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, हालांकि उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो अंततः आपको फायदा ही पहुंचाएगा। अनुच्छेद 14 कल हो रहा था। अनुच्छेद 14 में हमने आपको बताया था कि दो बातें हैं कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समता से वंचित नहीं करेगा। ठीक, कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य पर एक जो है कमांड है, संविधान जो है राज्य को आदेश देता है कि आप किसी को कानून के सामने समानता से वंचित नहीं करोगे। कानून के आगे हर कोई समान है, चाहे उसकी कोई भी जात हो। प्राचीन भारत में क्या था? ब्राह्मणों को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। जो गंभीर अपराध होता था, राजद्रोह, जिसमें मृत्यु दंड ही होता था, ऐसे अपराध में भी ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। राजन कहते थे कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे राज्य को छोड़ के चले जाइए। ये क्या है? ये क्या कानून के सामने समानता के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस अपराध में अन्य व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसे गंभीर अपराध में भी ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग कानून था, दंड विधान था। ये क्या कानून सामने समानता का सिद्धांत है? नहीं है। समाज के कुछ वर्गों को विशेषाधिकार दिया गया था, संपत्ति का विशेषाधिकार, प्रशासन राजनीति का विशेषाधिकार, व्यवसाय का अधिकार, और कुछ लोगों को इससे वंचित रखा गया था। ये क्या कानून सामने समानता है? नहीं। माने भारतीय समाज को अगर आप देखें, और सिर्फ न सिर्फ भारतीय समाज, विश्व के हर समाज को आप देखिए, मध्यकाल में कुछ समाज के वर्गों के पास विशेषाधिकार शक्तियां हैं और कुछ लोग को उससे वंचित रखा गया है। मतलब समाज में विषमता है, सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, सार रूप में कानून के सामने समानता का सिद्धांत नहीं है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को, व्यक्ति की बात कर रहा है, नागरिक की बात नहीं कर रहा है। अर्थात चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, यहां तक कि कहा गया है कि अगर वो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन एक अलग चीज होती है, जैसे कोई कंपनी है, ये एक लीगल पर्सन है, कोई कंपनी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई जो है सांविधिक जो है निगम, इनको भी व्यक्ति माना जाता है। और ये व्यक्ति भी कानून, ये व्यक्ति भी कोर्ट में जाकर मुकदमा करते हैं, या इन व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा किया जाता है। ये भी व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आप जो है ओएनजीसी के खिलाफ मुकदमा ठोक दो, ओएनजीसी के व्यक्ति हो जाएगा। हो सकता है कि आप किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा कर दो, या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी आपके खिलाफ मुकदमा कर दे। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल पर्सन, इंसान, वो नागरिक भी हो सकता है और गैर नागरिक भी हो सकता है। और वो भी व्यक्ति होता है जिसको कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई सोसाइटी, कोई निगम, ये भी व्यक्ति होते हैं। तो जो कानून के सामने समानता का अधिकार दिया गया है, ये न सिर्फ व्यक्ति को दिया गया है, न सिर्फ नागरिक और विदेशियों को दिया गया है, वरन इस प्रकार के जो कृत्रिम व्यक्ति हैं, इस प्रकार के जो लीगल पर्सन हैं, कंपनी, निगम, रजिस्टर्ड सोसाइटी, इनको भी दिया गया है। ठीक, तो लिख लीजिए। अनुच्छेद 14 राज्य को आदेश देता है, कमांड है राज्य का, संविधान का कमांड है, कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, राज्य को आदेश देता है
राज्य को आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, कि किसी भी व्यक्ति के साथ, कि किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष, कानून के समक्ष, हाँ लिखा है तो पता है, कानून के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। आदेश को अंडरलाइन कीजिए और व्यक्ति को अंडरलाइन कीजिए। जो आदेश है उस आदेश को अंडरलाइन कीजिए, आदेश को अंडरलाइन कीजिए और व्यक्ति को अंडरलाइन कीजिए। देखिए, आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि यह राज्य को आदेश दिया गया है, ठीक। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे साथ समानता का व्यवहार ना किया जाए तो व्यक्ति की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि राज्य को यह कमांड किया गया कि राज्य को आपको ये करना है। और व्यक्ति को लिख लीजिए, यह राज्य को आदेश दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या लिखिए, यहां व्यक्ति के अंतर्गत, यहां व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक, यहां व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक, नागरिक कौमा विदेशी, विदेशी के साथ साथ कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे सांविधिक निगम, जैसे सांविधिक निगम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सांविधिक निगम, कंपनी, और रजिस्टर्ड सोसाइटी, आदि शामिल हैं। सर पानी आ जाए तो बता दीजिएगा। रजिस्टर्ड सोसाइटी आदि शामिल हैं, ठीक। कल आप लोग इतना समझ गए थे कि कानून के सामने समानता का क्या अर्थ है। अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, ठीक, ऊंची जाति का, नीची जाति का, हर कोई कानून के सामने समान है। कानून सबसे ऊपर है और जो है किसी भी को विशेषाधिकार अब नहीं दिया गया है। अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। समानता का अर्थ है कि अब किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। सरकार किसी को कोई विशेष, कानून के द्वारा किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। यह समानता है, ठीक। अच्छा, तो क्या इससे समाज में समानता आ जाएगी? अब हम पूछना चाहते हैं आपसे कि कानून बन गया कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, अर्थात अब कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। अब किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। अब हर एक के लिए समान नियम होंगे। तो कैसे सामाजिक समानता आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? विकास नहीं हो सकता है या वो कानूनी समानता जब तक लोग ही नहीं समझेंगे तब तक कानून नहीं। इसका यह सही जवाब नहीं है। ऐसे समाज में जहां पीढ़ियों तक कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहा है, ऐसा समाज जहां सदियों तक एक खास वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त रहा है, तो वो तो हमेशा आगे रहेगा। और आप कह रहे हो कि अब हर के लिए समान नियम है, तो जो पीछे है सदैव पीछे बना रहेगा, वो आगे वाला हमेशा आगे बना रहेगा। मतलब क्लियर हुआ?
अभी नहीं क्लियर हुआ? कहां खो गए थे? जो गरीब है वो गरीबी के लिए अभी बड़ा अमीर नहीं बना रहे। अच्छा है। क्योंकि आपने कहा कानून के सामने हर कोई समान है, आज आपने समानता थोप दी, तो जो पहले से जो है आगे बढ़ चुके हैं आप उनके साथ जो है ट्रीटमेंट कर रहे हो, और जो सदियों से पीछे हैं उनके साथ भी आप वही ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ लॉ। आपके सबके लिए एक नियम है, सबके लिए एक कानून है, क्योंकि अब हम समानता स्थापित करना चाहते हैं। तो भाई जो पहले से मजबूत स्थिति में आ चुका है और जो पहले से कमजोर है, वो आप दोनों को एक समान कानून से गवर्न कर रहे हो, तो आगे वाला हमेशा आगे बना रहेगा, पीछे वाला हमेशा पीछे बना रहेगा। सामाजिक समानता कैसे आ पाएगी? आर्थिक की बात है, गरीबी अमीरी आर्थिक पीछे की बात हो रही है। हमेशा याद रखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए, एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जाता। जब हम कहते हैं कानून सामने समानता, अब किसी को विशेषाधिकार नहीं, सबके लिए एक कानून, तो ये एक शुरुआत है। एक ऐसा समाज जहां पर पहले से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहा है और एक विशेषाधिकार से वंचित रहा है, ऐसे समाज में जब समानता लाई जाएगी तो पहला कदम ये होगा कि अब किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो जो हम समाज में समानता लाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि कानून के आगे अब हर कोई समान। लेकिन कानून के आगे हर कोई समान होने मात्र से समानता नहीं आती है, क्योंकि जो लोग पहले से ही आगे बढ़ चुके हैं वो हमेशा आगे बने रहेंगे और जो पीछे रह गए हैं वो पीछे बने रहेंगे। बात समझ आई? तो ये शुरुआत है कि कानून के आगे हर कोई समान है, माने अब सरकार की तरफ से, अब जो है कानून की तरफ से किसी को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। अब एक ही नियम सबके लिए बनेगा। लेकिन अब इसको नहीं समझ लीजिए, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो है सिर्फ जो है एक रोटी खाता उसका पेट भर जाता है। एक वयस्क है, उसको 4 रोटी चाहिए तब उसका पेट भरेगा। हम कहें सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को सिर्फ एक ही रोटी दी जाएगी, क्योंकि कानून के सामने समानता की क्या समानता होगी? तो छोटे बच्चे का तो एक रोटी से काम चल जाएगा, बड़े व्यक्ति को 4 रोटी चाहिए, और अगर मेहनत का काम करता है उसको 10 रोटी चाहिए। कहते नहीं, ये तो भेदभाव हो जाएगा। कानून के सामने समानता, हर एक को हम एक ही रोटी देंगे, गलत हो जाएगा। मैथ का टीचर जो है कॉपी के चेक कर रहा है और कहेगा कानून के सामने समानता, हम हर एक को जो है 50-50 नंबर देंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे। अरे बेवकूफी कर रहे हो तुम, ये थोड़ी होती है। बात समझ आ रही है? तो हमेशा सिर्फ एक नियम बनाकर आंख बंद करके उसका पालन करोगे तो इससे समानता नहीं आती। इसमें कानून की समता, अब किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट में यही एक दोष है कि अगर हर एक को आप समान व्यवहार कर दोगे तो जो आगे हैं हमेशा आगे बने रहेंगे, जो पीछे हैं हमेशा पीछे बने रहेंगे। जो पीछे हैं हमको उनके साथ विशेष व्यवहार करना होगा, उनके साथ हमको विशेष रियायत करनी होगी, उनके लिए हमको विशेष सुविधाएं देनी होगी। अरे तो कानून के सामने समानता नहीं दी जाएगी। कानून के सामने समानता लाना क्यों चाहते हो? समाज में समानता स्थापित करना चाहते हो ना। और अगर समाज में समानता स्थापित करना चाहते हो तो वो लोग जो पिछड़ गए हैं उनके लिए आपको विशेष सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनके लिए विशेष व्यवहार करना पड़ेगा। और वहां यह नहीं चलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई ये तरह करता है कानून सामने समानता, जब हमारा साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जा रहा है उसके साथ कौन किया जा रहा है, तो वहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ की कॉन्सेप्ट नहीं चलेगी। तो उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट गोल जो है टू एस्टेब्लिश अ इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक समता मूलक समाज की स्थापना करना है। उस दिशा में पहला कदम तो यह था कि जिनके पास विशेषाधिकार है उसको हम उससे खींचें। हम कहें कि किसी को विशेषाधिकार नहीं, जब फर्स्ट स्टेप है, मगर फर्स्ट स्टेप चलने मात्र से आपको मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल के लिए आपको अभी अगले स्टेप भी चलने होंगे, और अगला स्टेप यह होगा कि जो कमजोर हैं उनके लिए आपको कानून के सामने समानता जैसी बातों को किनारे कीजिए और उनके पक्ष में आप विशेष काम कीजिए। अब बोलिए क्या पूछ रहे हो, एक करके आप बताइए। हो गया ना? इसलिए कितने की है, जब हम तो बोल रहे हैं तो बस सुना करिए, अब सब क्लियर होगा।
आप बीच में डिस्टर्ब करोगे, मेरा फ्लो टूट जाएगा, हम अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, आप भी नहीं सोच पाओगे, दूसरे लोग भी नहीं सोच पाएंगे। आप बोलिए। नहीं सर, नहीं होता है, जैसे कि किसी का मर्डर कर देते तो कानून का समाधान सबके लिए है। आप कह रहे हैं गरीब और अमीर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कानून सब समझता है। कानून समानता है, जैसे कि कोई अपराध कर रहा है, हाँ हाँ और बोला कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हाँ। तो बोला कि कानून का समानता होता है। हाँ। आप बता रहे गरीब और अमीर की बात है, कानून का समानता कर दोगे तो उसमें जो अमीर होगा वो अमीर ही रहेगा, गरीब रहेगा। हाँ हाँ। तो वहां पर जब जब गरीबों के पक्ष में विशेष व्यवहार करेंगे, जब गरीबों के पक्ष में विशेष नियम बनाएंगे, तो कोई जाके ये कह सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जिस बात का तर्क कर सकता है कि जब कानून के सामने हर कोई समान है तो गरीबों के लिए विशेष काम क्यों किया जा रहा है। ठीक, ये तर्क कर सकता है। तो उसके लिए जो है दूसरा आगे नियम था, कानून का समान संरक्षण। दो इसमें फ्रेज हैं, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई समान है, पॉइंट 1। मर्डर किया है तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक कानून चलेगा। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसको मगर समाज के उच्च वर्ग के समक्ष लाना चाहते हैं तो हम उसके लिए विशेष व्यवहार करेंगे। और जब करेंगे तो आप ये नहीं कह देना कि कानून के सामने समान, क्योंकि आंख बंद करके एक ही डंडे सबको नहीं हाँका जाता है। ये कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं जब कहते हैं कानून के सामने समता, तो ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। कानून में समता एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, माने सरकार क्या कर रही है, सरकार आपको कुछ दे नहीं रही है, कह रही एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो जब हम कहते हैं कानून के समक्ष समता, तो ये जो अवधारणा है, ये संकल्पना है, ये जो है नकारात्मक संकल्पना है, माने सरकार के द्वारा किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, सरकार किसी को विशेषाधिकार नहीं देता, सब कोई समान है। लेकिन अकेले सब कोई समान एक नियम से अगर आप चलोगे तो देश में विविधता है, और विविधता के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न नियम चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटे बच्चे के लिए एक रोटी, बड़े बच्चे के लिए 4 रोटी, एक ही नियम से नहीं चलेगा। तो विविधता को देखते हुए अलग अलग परिस्थितियों में एक परिस्थिति के लोगों के साथ अलग व्यवहार करना पड़ेगा, दूसरी परिस्थिति के लोगों के साथ अलग व्यवहार करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। या वृद्धों के लिए विशेष स्कीम बनाई जाती है, आप मान लीजिए जो है बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, रिजर्वेशन करवा रहे हो, तो जो सीनियर सिटीजन होता है उसको लोअर बर्थ अलॉट की जाती है, स्पेशल उसके लिए सुरक्षित रखी जाती है। और कहा जाए कानून के सामने समता, आपको लोअर सीट क्यों दी जाए, तो भैया इसका मतलब जो है आप जो है कानून की समता को आप समझ नहीं पा रहे हो। निश्चित रूप से समानता स्थापित करने के लिए पहला स्टेप यही है कि किसी को विशेषाधिकार दिया जाएगा, अर्थात हर कोई कानून के सामने समान है। लेकिन समाज में समानता लाई जा सके, आप एक न्यायपूर्ण व्यवस्था ला सको, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कुछ लोगों के साथ हमको विशेष व्यवहार करना है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाता है, माने वृद्ध जितने वृद्ध हैं वो सबकी परिस्थितियां समान हैं, ये सब जो ओल्ड हैं इनकी परिस्थितियां समान हैं, ये सब जो है वुमेन है इनकी सारी परिस्थितियां समान हैं, ये सब जो वीकर सेक्शन है, एसटी है, एससी है, एसटी है, इनकी परिस्थितियां समान हैं। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। अब जितने ओल्ड हैं इन सबके लिए सेम लॉ होगा, यहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक कानून होगा, उस एक कानून से ये सभी ओल्ड गवर्न किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि A1 ओल्ड के साथ आप दूसरा व्यवहार करो और A2 ओल्ड के साथ आप दूसरा व्यवहार करो। क्योंकि सभी वृद्ध हैं तो सभी वृद्धों के लिए, वृद्धों के लिए एक कानून बनाया जा सकता है और उसी एक कानून से सबका संचालन किया जाएगा। मगर जो वृद्धों के लिए कानून बनाया गया है वो जवानों के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा। इसी प्रकार से जो वुमेन है उन सारी वुमेन के लिए, क्योंकि वुमेन है एक अलग क्लास है, एक अलग वर्ग है, उनके लिए एक कानून बनाया जा सकता है। वो उस एक कानून को सभी पर लागू किया जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इस वुमन के लिए कोई अलग कानून बना दो और इस वुमन के लिए कोई अलग कानून बना दो, ये नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि वुमन के लिए अलग कानून और ओल्ड के लिए अलग कानून। बात समझ आ रही है? यहां ये नहीं कहोगे इक्वलिटी बिफोर लॉ,
कि वुमेन के लिए भी वही कानून बनाओ, ओल्ड के लिए भी वही कानून बनाओ, ये नहीं कर सकते इक्वलिटी बिफोर लॉ। बात समझ आ रही है? हाँ, ओल्ड के लिए जो कानून बनेगा वो सेम कानून से सभी ओल्ड गवर्न किए जाएंगे, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। जो लोग एक परिस्थिति में हैं उनके लिए एक कानून, वहां भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लोगों की परिस्थितियां समान हैं उन परिस्थितियों वालों के लिए एक कानून, वहां भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर बच्चे के लिए एक समान कानून बनाया जा सकता है, हर बच्चे के लिए। लेकिन कभी बच्चे और बहू के लिए एक ही कानून बना दिया जाए, ये नहीं चलेगा। क्यों? अरे इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहां इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आई? जितने SC ST हैं, वीकर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, इनके लिए एक कानून हो सकता है। तो पुलिस दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, दलित लोग हैं, इनके लिए कानून हो सकता है। जो वीकर सेक्शन में कानून हो सकता है वो समाज के लिए, जिसको कहते सो कॉल्ड अपर कास्ट, उनके लिए कानून नहीं होगा। सभी वीकर सेक्शन एक कानून से गवर्न किए जाएंगे। इन वीकर सेक्शन के बीच में कानून का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर जस्ट सेम लॉ लगेगा, लेकिन जो लॉ यहां लगेगा वही लॉ अपर कास्ट को भी लग जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पर वुमेन में कानून अलग किया जा सकता है, माने समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है हर एक के लिए समान कानून, लेकिन अगला फ्रेज कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। दो लोग की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, दोनों के लिए कानून अलग अलग होंगे, वहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ की कॉन्सेप्ट नहीं आएगी। इनके लिए अलग कानून होगा, इनके लिए अलग कानून होगा। यहां इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। यहां पर इसी को आ गया है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, इनके लिए अलग विधि है, इनके लिए अलग विधि है, इनके लिए अलग विधि है, इनके लिए अलग विधि है। तो विधियों का कई विधि हो गई। दे आर मेनी लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। एक तरफ कह रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ सिंगुलर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे हर को समान है। दूसरा कह रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण। इनके लिए अलग विधि होगी, वो उस विधि से सभी लोग गवर्न किए जाएंगे, मगर इनके लिए अलग विधि होगी, लेकिन इसी विधि से ये सभी लोग गवर्न किए जाएंगे। इनके लिए अलग विधि होगी और उसी विधि से सब लोग गवर्न किए जाएंगे। हाँ, इनके लिए जो विधि बनी है इनमें अलग अलग विधि नहीं होगी। यहां पर एक ही विधि से एक ही कानून सबको गवर्न किया जाएगा। अगर दोनों की परिस्थितियां समान है उसके बाद इनके लिए अलग अलग कानून बनाया जाए तो बात गड़बड़ जाएगी। लेकिन इनकी परिस्थिति भिन्न भिन्न है, इनके लिए भिन्न भिन्न कानून होने चाहिए। एक ही कानून से एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जाएगा। बात समझ आ रही? हम जो है देखते नहीं है, इसीलिए हम SC ST के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। अब कह दो इक्वलिटी बिफोर लॉ, अरे क्या कर रहे हो? अरे इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये फर्स्ट स्टेप है, मगर अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ से चिपके रहोगे कभी समाज में समानता आ ही नहीं सकती। क्योंकि रेस में जो आगे बढ़ चुके हैं और आप करो एक समान कानून, तो आगे वाला हमेशा आगे बना रहेगा, एक समान नहीं। आप देखिए जब कोई गेम होता है तो गेम में जो विकलांग होते हैं उनके लिए अलग से उनकी जो है बनती है, उनके लिए अलग रेस होती है, विकलांगों की अलग रेस होती है। पैरा ओलंपिक गेम होते हैं, ये तो नहीं होता कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से शरीर से स्वस्थ है उसको विकलांग सब खड़ा कर दिया है, तो एक कानून एक नियम दौड़ो देखे कौन जीतता है, ऐसा नहीं होगा। ये तो अन्याय हो जाएगा। हम इक्वलिटी बिफोर लॉ क्यों लाना चाहते हैं? न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं होता है। अलग अलग वर्ग बनते हैं। ये जो है अंडर 16 टीम है, ये एवं 19 टीम है। हम वर्गीकरण करते कि नहीं? आप पुलिस की भर्ती में जाते हो, रेस होती है, उस रेस में जो है स्त्रियों के लिए कम दूरी तय की जाती है, उनके साथ रियायत की जाती है, पुरुषों के लिए ज्यादा। अरे भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? कानून सामने हर को समान नहीं है। कानून सामने पुरुष होने के नाते समान है, उनके साथ एक अलग नियम होगा। और सब महिलाएं होगा तो महिलाएं अपने आप में समान है, उनके लिए अलग नियम होगा। लेकिन जो नियम पुरुषों के लिए होगा वो नियम महिलाओं के लिए नहीं होगा। यहां इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा, यहां विधियों का समान संरक्षण होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होगा। बात समझ आ रही है? माने जब व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, जब अलग अलग परिस्थितियों वालों के लिए अलग अलग कानून होते हैं। अब यह बताइए कि कुछ बात समझ में आई जो हम कहना चाहते हैं? दो फ्रेज हैं, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे हर कोई समान, लेकिन यह आधी अधूरी बात है। अकेले इससे जो है समाज में कानून की समानता नहीं स्थापित होती। स्थापित करने के लिए
अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। जो समाज के कमजोर वर्ग होते हैं उनके लिए हमको विशेष रियायत करनी पड़ती है। इसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। उनके साथ हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको विशेष सुविधाएं देते हैं। ये पानी कैसा है? अच्छा है? आरो का है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून समता, ये एक ब्रिटिश ओरिजिन की कॉन्सेप्ट है। ये ब्रिटेन से लिया गया कॉन्सेप्ट है। हर कोई कानून स्वयं समानता होगा और ये उचित भी है। जब समानता की स्थापना का आरंभ किया गया, क्योंकि पहले समाज में लोग समान नहीं थे, तो जब समानता की संकल्पना आई तो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट आई कि किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, इससे समाज में असमानता थी। तो सबसे पहले ये कहा गया कि कानून के आगे हर कोई समान है। तो ये शुरुआती दौर पे कहा गया, लेकिन अकेले इससे ये समानता स्थापित नहीं होती है। परिस्थितियों के अनुसार हमें विशेष व्यवहार करना पड़ता है। तो अमेरिकी कॉन्सेप्ट ये थी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, माने समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। जो व्यवहार बच्चे के साथ किया जा रहा है वो बड़े के साथ नहीं किया जाएगा। जो व्यवहार स्त्री के साथ किया जा रहा है वो पुरुष के साथ नहीं किया जाएगा। स्त्रियों को उसी कंपटीशन में जो है कम दौड़ना पड़ेगा और उनको क्वालिफाई मान लिया जाएगा, लेकिन उस पुरुष को उसी कंपटीशन में, उसी पद की कंपटीशन में अधिक दौड़ना पड़ेगा, तब उनको क्वालिफाई किया जाएगा। क्योंकि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाता है। पुरुष और स्त्री की परिस्थितियां समान नहीं है, तो पुरुष के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे और स्त्री के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। हर स्त्री की परिस्थिति समान है, इसलिए उनके लिए एक नियम बनाकर उसी एक नियम से सबको गवर्न किया जाएगा। बात समझ आ गई? आप बताइए, क्या कोई कंफ्यूजन है? ये ऐसा जैसे कि आप बता रहे हो स्त्रियों के लिए कम गति दौड़ और पुरुषों के लिए ज्यादा, तो ये जो कहते हैं कि एक ही सवाल है, मतलब कि वैकेंसी देख सकते हैं, समानता है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इसलिए कह सकते हैं, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ को आंख बंद करके नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो है उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार जो है यहां पर रियायत की जाएगी। अब लड़का लड़की एक समान है तो इसका ये तो नहीं हो गया कि जो है अब जो है लड़का कह के हम भी जो है लेडी टॉयलेट में जाएंगे क्योंकि लड़का लड़की एक समान है। ऐसा नहीं होता है कि लड़के कह हम भी जस्ट टॉयलेट में जाएंगे क्योंकि लड़का लड़की एक समान है। अरे भाई कुछ तो कॉमन सेंस को अप्लाई करो। बस बस माने माने भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार किया जाएगा ना, भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार किया जाएगा ना। नहीं, कई वजह से व्यक्ति की परिस्थितियों को देख के व्यवहार किया जाता है ना, ये चीज। अब एक माता पिता है, उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, ठीक। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। जब महिलाओं को देखिए 26 दिन का अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि अगर जब कहा जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों समान हैं, तो स्त्री को 26 हफ्ते का अवकाश दिया गया मातृत्व, पुरुष को क्यों नहीं दिया जाता? स्त्री पुरुष तो एक समान है। अरे भैया, उनकी परिस्थिति अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है, एक समान नहीं है। वो अनुच्छेद 14 का ही आगे विस्तार है, वो अनुच्छेद 14 का ही आगे का एक्सप्लेनेशन है। तो अनुच्छेद 14 में ऑलरेडी जो है निहित है। अनुच्छेद 15 जो है अनुच्छेद 14 का ही विस्तार है। उसी अनुच्छेद 14 को विस्तार से समझाया गया अनुच्छेद 15 में। हाँ, जो अनुच्छेद 15 कह रहा है उसी जो अनुच्छेद 14 में जो कहा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसी को वहां डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 15 में, ठीक। अनुच्छेद 16 में आप समझ आ गई? इसलिए हमेशा इसी को कहा जाता है कि आंख बंद करके चीज नहीं मानी जाती, उसको वो वहां पर तार्किकता होनी चाहिए। तो लिख लीजिए, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत अपनी प्रकृति में नकारात्मक है।
विधि के समक्ष समता का सिद्धांत अपनी प्रकृति में नकारात्मक है। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत अपनी प्रकृति में नकारात्मक है। क्योंकि यह समाज में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार ना देने की बात कहता है। क्योंकि यह समाज में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार ना देने की बात कहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये किसी को कुछ देता नहीं है। किसी को विशेषाधिकार है तो कहता है विशेषाधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक, इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य द्वारा किसी को कुछ दिया नहीं जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ दिया नहीं जाता है। कुछ दिया नहीं जाता है। और समझा गए? क्यों नकारात्मक है? ये मना कर रहा है किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। क्यों नकारात्मक है? राज्य किसी को इसमें कुछ दे नहीं रहा है। ठीक, ये जो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने जो समानता का सिद्धांत है, एक्चुअली ब्रिटेन ओरिजिन का है। ये जो है ब्रिटिश उद्भव का है। ये जो ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट आई थी, रूल ऑफ लॉ, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, माने व्यक्ति का शासन नहीं किया जाएगा, शासन होगा कानून का। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, व्यक्ति की सनक से शासन नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि औरंगजेब आया तो उसकी सनक से शासन हो रहा है, शाहजहां आया तो उसके तौर तरीकों से शासन हो रहा है, अकबर आया तो उसकी जो है सोच से शासन हो रहा। नहीं, व्यक्ति शासन नहीं करेगा। शासन जो है कानून से होगा। व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, इसलिए शासन में एक रूपता बनी रहेगी। कोई जज बैठेगा उस कुर्सी पर, जब वो न्याय करेगा तो न्याय क्या करेगा? कानून की किताबों में लिखा हुआ है। अगर किसी की मर्डर का दोषी है, अगर साबित हो गया इसने मर्डर किया है, तो क्या कर सकते हो? देखिए कानून किताब में क्या लिखा है, या तो उसको आप मृत्युदंड दीजिए या आजीवन कारावास दीजिए। आप उसी दायरे में जज को अपना डिसीजन करना है। अपनी तरफ से कोई नई संकल्पना ला के जज डिसीजन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का शासन थोड़ी होना है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। तो चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, उसको संविधान के और देश के कानून के अनुसार ही शासन करना पड़ेगा। मनमाने तरीके से शासन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का शासन नहीं है, विधि का शासन है। तो रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ में तीन जो है पॉइंट हैं। वो तीन पॉइंट क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, इसको आपको जानना चाहिए। देखिए क्या है, जिसको हम कहते हैं कानून के सामने समानता। एक्चुअली जो है ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, ये एक एलिमेंट है, ये एक तत्व है विधि के शासन का। विधि के शासन में तीन तत्व हैं, जिसको हम कहते हैं विधि का शासन, माने कानून का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन माने रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मैन। व्यक्ति का शासन नहीं हो रहा है, कानून का शासन हो रहा है। इसमें तीन पॉइंट हैं, 1, 2 और 3। जो तीसरा पॉइंट है वो कहा गया है कि कानून के सामने समानता। कानून के सामने समानता, कानून के आगे हर कोई समान, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, अधिकारी गैर अधिकारी, हर कोई कानून के सामने समान है। तो विधि के शासन का ये एक हिस्सा है, कानून के समक्ष समता। तो अनुच्छेद 14 में जो कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ,
एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन propounded by a British jurist A.B. Dicey. डायसी का किसी ने नाम सुना है? आपने नाम सुना होगा क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं. और किसी ने सुना है? नहीं सुना? एबी डायसी. एबी डायसी जो है एक ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं, विधि शास्त्री थे. उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन किया था कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कानून का शासन क्या होता है. तो उसको उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे. उन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट था कानून के सामने समानता. तो विधि के शासन से हमने ये पढ़ लिया कानून के सामने समानता, इसको अपने आर्टिकल 14 में इंसर्ट किया. तो अगर पूछा जाए कि कानून के सामने समानता, इस कॉन्सेप्ट को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, कहां से बोरो किया है? ब्रिटेन से. ये किसका पार्ट है? ये एबी डायसी के द्वारा जो विधि का शासन का प्रतिपादन किया गया था उसी का ये एक पार्ट है. ठीक. जो अन्य पार्ट क्या थे विधि के शासन के, अन्य जो है एलिमेंट क्या है, वो आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन में शामिल नहीं है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया है. तो आपको पता होना चाहिए कि विधि के शासन में क्या क्या आता है. तो ये आता है कि कानून के सामने समानता. ठीक. और पहले स्थान पे क्या आएगा उसको आप क्या देखिए, उसको मिटा रहे हैं. विधि के शासन का जो पहला एलिमेंट है वो यह है मनमानी शक्तियों का अभाव. अगर जहां रूल ऑफ लॉ है तो वहां पर किसी भी अथॉरिटी के पास मनमानी शक्तियां नहीं होंगी. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. विधि के शासन का जो पहला सिद्धांत है वो है मनमानी शक्तियों का अभाव. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. इसका अर्थ है माने शक्तियों की सीमाएं हैं. जज की शक्ति की अपनी सीमा है, राष्ट्रपति की शक्ति की अपनी सीमा है, प्रधानमंत्री की शक्ति की अपनी सीमा है, डीएम की शक्ति की अपनी सीमा है, एसएसपी की शक्ति की अपनी सीमा है. हर अथॉरिटी जो को आप जिसको देख रहे हो कि वो अपने अथॉरिटी का प्रयोग कर रहा है, अपने पावर का प्रयोग कर रहा है, वो पावर अनलिमिटेड नहीं है. उनके एक दायरे हैं, एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही आपको काम करना है. किसी के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं कर देना है. मनमानी शक्तियां आपको नहीं दी गई हैं. आपको शक्तियां संविधान और कानून के दायरे में पट्टे दी गई हैं. माने विधि के शासन का पहला जो सिद्धांत है मनमानी शक्तियों का अभाव है. इसी को दूसरे तरीके से हम कहें कि शक्तियों का परिसीमन किया गया, लिमिटेशन ऑफ पावर. शक्तियों का इसी का अर्थ है शक्तियों का परिसीमन. इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मनमाने तरीके से आप किसी को सजा नहीं दे सकते. फ्रांस में क्या होता था कि किसी व्यक्ति को जो है राजा के पास जाइए, पैसा दीजिए, उससे वारंट इशू करवा लीजिए गिरफ्तारी का, किसी को भी गिरफ्तार करके आप जेल में डाल दो. माने ये तो मनमानापन है. उसने गलती क्या की है? उसने कानून का उल्लंघन किया. क्या बिना कानून के उल्लंघन किए आप किसी को सजा नहीं दे सकते? और मान लो किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, चलना था दाएं और चला बाएं. जब बाएं चला था उसने दाएं तरफ अपनी गाड़ी निकाली, तो दाएं तरफ गाड़ी निकालने पर जो पेनाल्टी होती है वही दी जाएगी ना, कि उसको आप रेप या फांसी की सजा दे दोगे. ये भी मनमानापन हो जाएगा. माने आपने जिस कानून का उल्लंघन किया उस कानून में जो सजा प्रिस्क्राइब की गई है उसी दायरे में उसको आपको सजा देनी होगी. बात समझ आ रही है? तो माने शक्तियों का परिसीमन है, मनमानी शक्तियों का अभाव है. जब तक व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता उसको सजा नहीं दी जा सकती. इसका में यह भी बहुत शिक्षक हुई. माने किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वह कानून का उल्लंघन न करे. बात समझ आ रही है? ये नहीं सकता कि कुछ भी बैठे पुलिस उनको उठा के पकड़ के जेल में बंद कर दे, तो हमने किया है, ऐसा नहीं सकता.
तो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ में जब आप किसी लॉ को वायलेट करोगे तब आपको दंडित किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ है, आपने कोई लॉ को वायलेशन नहीं किया है, आप कोई दंडित करे भाई, ये तो मनमानापन हो जाएगा। ठीक, आपने कोई लॉ का उल्लंघन किया, आपको दंडित किया जा रहा, तो दंडित करने में भी सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं के अंदर रहकर जो है आपको सजा दी जाएगी, मनमाने तरीके से सजा नहीं दी जाएगी। बात समझ आ रही है? सार इतना है कि रूल ऑफ लॉ में हम तो भूल गए थे कि क्लास में आरती भी है, अभी भी एकदम ध्यान गया कि आरती भी क्लास में। रूल ऑफ लॉ के तहत जो है मनमानी शक्तियों का अभाव है, शक्तियों का अर्थात शक्तियों का परिसीमन है। इसी को हम व्याख्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि कानून का उल्लंघन न करे। कुल मिलाकर जो है रूल ऑफ लॉ का जो पार्ट 1 है, इसमें यह भावना भी छिपी हुई है, कि कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है, कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो जिसको हम कहते हैं कानून का शासन, उस कानून के शासन का ही एक एलिमेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको हम कहते हैं विधि का शासन। उस विधि के शासन का ही एक भाग है कानून के सामने हर कोई समान। कानून के शासन का जो पहला पार्ट है वो है मनमानी शक्तियों का अभाव, अर्थात शक्तियों का परिसीमन, अर्थात लिमिटेशन ऑफ पावर, अर्थात किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन न करे, अर्थात कानून की सर्वोपरिता, कानून की सर्वोच्चता। ठीक, ये क्लास ज्यादा तो नहीं हो रही, ओवर तो नहीं हो रहा कुछ है? समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? मैं बता, किसको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? अभी लिखा रहा हूं, हेडिंग डालिए रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। हेडिंग है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि के शासन की संकल्पना, विधि के शासन की संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। विधि के शासन की संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। जिसका प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री, जिसका प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री, जिसका प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री वी फॉर विक्ट्री, जिसका प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट A.V. डायसी द्वारा किया गया था। जिसका प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री A.V. डायसी द्वारा किया गया था। जिसका प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री A.V. डायसी द्वारा किया गया था। इसके निम्नलिखित 3 तत्व हैं। It contains the following 3 elements. The concept of rule of law was propounded by a British jurist, A.V. Dicey. It contains the following 3 elements. Number 1, मनमानी शक्तियों का भाव, absence of arbitrary power, propounded या laid down, LAID, laid down और propounded और enunciated और proposed. There are so many expressions for the single idea. प्रतिपादन को आप कहें प्रपोज्ड, आप कहें ले डाउन माने लेट डाउन, propounded, enunciated
इसके निम्नलिखित 3 तत्व हैं। ठीक, पहला है मनमानी शक्तियों का अभाव, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। अब इसी ये पहला ही बात है, अभी सेकंड पॉइंट नहीं आ रहा है। मनमानी शक्तियों का अभाव का अर्थ ही है शक्तियों का परिसीमन, लिमिटेशन ऑफ पावर। एक ही बात है, हम कहें मनमानी शक्ति नहीं है, अर्थात आपकी शक्तियों का एक रिस्ट्रिक्शंस है, एक जो है लिमिटेशन है, ठीक है ना। इसको कहते हैं शक्तियों का परिसीमन, लिमिटेशन ऑफ पावर्स। इट मीन्स नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अर्थात किसी व्यक्ति को बगैर कानून के उल्लंघन के, अर्थात किसी व्यक्ति को बगैर कानून के उल्लंघन के दंडित नहीं किया जा सकता। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। यूरोप में ऐसा होता था कि मनमाने तरीके से किसी को पकड़ते थे, जेल में भर देते थे और कोर्ट में आरोप लगा देते थे। तो कोई कानून सामने समानता नहीं थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मनमानापन था। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अकेले भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो है मध्यकाल में ये चीज देखी गई है कि एक वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है और वो मनमानापन कर रहा है। उसके पास जो है तमाम प्रकार के संपत्ति के विशेषाधिकार, प्रशासन में उच्च पदों के विशेषाधिकार, व्यवसाय के विशेषाधिकार, और कुछ लोगों को वंचित किया गया है। एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। ब्रीच, ब्रीच, BREACH, ब्रीच। ब्रीच माने वायलेशन ऑफ लॉ। ब्रीच माने तोड़ना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ लॉ, इट मीन्स वायलेशन ऑफ लॉ। आप पूरा मोजा पहन के आया करिए ना। जब आपने एक दिन देख ले कि मच्छर हैं तो दूसरे दिन भागते नहीं जाएंगे कि भाई आर्बिट्रेरी पावर, माने आप सबसे परिचित नहीं है। आर्बिट्रेरी माने मनमानापन। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लिखिए किसी व्यक्ति को, तब तक ये लिखा कि नहीं लिखा। अर्थात कानून की सर्वोच्चता, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अर्थात कानून की सर्वोच्चता, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये पहला तत्व है विधि के शासन का, ये पहला तत्व है। ठीक, दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है कानून के समक्ष समता। इसको मिटा रहे हैं। इसमें 3 तत्व है ना विधि के शासन में। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं इसको आप तब समझ पाएंगे जब आप जो है एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब आप जान पाओगे कि हमने आपको क्लास में क्या पढ़ाया है। अभी आप उसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हो। हम तो डीप ये होते हैं, डीप तो जो है वो अलग होता है। वो जो ज्ञानी होता है वो डीप पढ़ाते हैं। ये तो हम नॉर्मल बातें पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम पूछी जाती हैं। आपके लिए डीप हो सकता है, ये तो बहुत साधारण सी बातें हैं। डीप पढ़ाने की क्षमता उसके पास होगी जो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होगा, जो लॉ एक्सपर्ट होगा, जो लीगल एक्सपर्ट होगा। डीप तो वो पढ़ाते हैं, ये नॉर्मल बातें हैं। आपको डीप लग रहा है क्योंकि परीक्षाओं में डीप नहीं पूछा जाता। परीक्षाओं में जो जनरल चीजें पूछी जाती हैं और ये जनरल चीजें ही हैं क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जा रही है। हाँ, समझाते ज्यादा है तो कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि हम बहुत डीप में जा रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं समझाएंगे तो लगेगा हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ सही पढ़ाया। समझाने के लिए जो है बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, एक्चुअली वो डीप नहीं है। दूसरा है कानून के समक्ष
समता विधिक शासन का दूसरा एलिमेंट है जो हमारे आर्टिकल 14 में दिया गया है। और तीसरा है नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता। तीसरा है नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता। इस प्रकार जो है रूल ऑफ लॉ में ये 3 तत्व शामिल हैं। हां, विधिक शासन का दूसरा पॉइंट है, विधिक शासन का तीसरा पॉइंट है। हमने आपको बताया था कि विधिक शासन में निम्नलिखित 3 तत्व हैं, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये दूसरा तत्व है और ये तीसरा तत्व है। नागरिक अधिकार से कहते हैं ह्यूमन इंडिपेंडेंस एंड ह्यूमन राइट्स सिटीजन राइट्स एंड लिबर्टीज। सिटीजन राइट्स एंड लिबर्टीज। स्वतंत्रता हिंदी में लिखते हैं, इंडिपेंडेंस होता है स्वतंत्रता, हम लिबर्टी के यूज करते हैं। मेरे ख्याल से लिबर्टी जो है इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन एंड इंडिपेंडेंस इज रिलेटेड टू अ इंस्टीट्यूशन। हम देश को कहेंगे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट हुआ। और जब व्यक्ति की बात करेंगे तो उसकी स्वतंत्रता को हम लिबर्टी कहेंगे। कोई भाषा का हमने ज्ञान नहीं लिया है, अनुभव से बता रहे हैं। जो हमने इनके टर्म को यूज देखा है तो देश के संदर्भ में, किसी संस्था के संदर्भ में हमने कहा इंडिपेंडेंस और व्यक्ति के संदर्भ में हमने कहा है लिबर्टी। ठीक, बाकी ये चीज तो आपको जो है आपके पूछ सर हो सकता बताएं। प्रीएम्बल में भी इंडिपेंडेंस है, उसमें भी लिबर्टी। हाँ, बात समझ आ गई? नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नाम क्या आपका? अवनीश। अवनीश, ये बताइए कि जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है? नहीं पता? आरती, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है? कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अगर किसी को पता हो तो अपना हाथ ऊपर करें। आपको पता है? आपको भी पता है? अच्छा, साम्राज्यवाद नहीं पता है आपको? अरे आप लोग बात ना करें, आप बताइए क्या है उपनिवेशवाद, क्या है? व्हाट इज कॉलोनिज्म? सॉलिडिटी नहीं होती है किसी राज्य की, कोई और राज्य उसका शासन करता है तो कॉलोनियल। नहीं, उसको कॉलोनी कहते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। हम उपनिवेशवाद पूछ रहे हैं। हाँ, वाद। वो आप बता रहे हैं कॉलोनी क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश वो होता है जो किसी अन्य राष्ट्र के गुलामी में होता है। लेकिन उपनिवेशवाद क्या है, कॉलोनिज्म क्या है, बताइए। आपने हमारा वीडियो देखा नहीं था? अरे फंडामेंटल राइट्स का। I have delivered on the very first lecture of fundamental rights. अभी देखो याद आ जाएगा। हमने बताया था उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को इसलिए गुलाम बनाता है कि उसका आर्थिक दोहन करेगा। उपनिवेशवाद में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये तत्व शामिल होता है। इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद में हम किसी राष्ट्र को अपने अधीन इसलिए लाते हैं कि हमको उसके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को शो करना है, हमने अपने आधिपत्य को दिखाना है, अपना प्रभुत्व दिखाना है कि हम जो है सुपर पावर हैं, वो आप हमारा सबऑर्डिनेट हो, हम आपसे सुपीरियर हैं, आप हमसे जो है सबऑर्डिनेट हो। बताया था ना?
फिर अच्छा, ये बात समझ आ गई। ठीक, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ जो है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? अब आपसे दूसरे प्रश्न कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, संविधान के किस आर्टिकल में निहित है? इन विच आर्टिकल रूल ऑफ लॉ इज इंप्लाइड? आर्टिकल 14। सीधी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ जो शामिल किया गया है, अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ जिसे शामिल किया गया है, वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। और जो कुछ आधारभूत ढांचा होता है उसमें संसद भी संविधान का संशोधन करके उसको कम नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। तो मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार में संविधान संशोधन द्वारा उसको हम कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जो आर्टिकल 14 के साथ छेड़छाड़ करे, क्योंकि आर्टिकल 14 हमारा जो है मूल ढांचा हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आर्टिकल 14 में जो पहला फ्रेज है, जो पहला वाक्य है, वाक्यांश है, जो पहली अभिव्यक्ति है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, उसमें छिपा हुआ है विधि का शासन। और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। अतः संसद इसमें संविधान संशोधन करके इसको कम नहीं कर सकती, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। संसद को इस बात का अधिकार है कि मूल अधिकार में संवैधानिक संशोधन कर सके। संसद सामान्य कानून से मूल अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसके अधिकार से ही परे है। कोई ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा संसद या राज्य विधानसभाएं ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती अनुच्छेद 13 के तहत तो मूल अधिकार को कम करे, छीने। मगर अनुच्छेद 13 बात की इजाजत देता है कि संविधान संशोधन करके आप मूल अधिकार को कम कर सकते हो, मूल अधिकार को खत्म कर सकते हो, क्योंकि संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं गिना जाएगा। अनुच्छेद 13 कहता है कानून के दायरे में क्या क्या बातें आती हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि ये चीजें कानून के अंदर आती हैं, और ऐसा कोई कानून बनाया नहीं जाएगा जो मूल अधिकार को कम करे या छीने। लेकिन अनुच्छेद 13 यह भी कहता है कि संविधान संशोधन इसका अपवाद है। संविधान में संशोधन करके हम मूल अधिकार को हम कम कर सकते हैं, किसी मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अलग कर सकते हैं। मूल अधिकारों की सूची से किसी मूल अधिकार को हम हटा सकते हैं संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन संविधान संशोधन द्वारा ऐसे मूल अधिकार को भी हम नहीं छू सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में समाया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 14 में कानून के सामने समानता ये रूल ऑफ लॉ का ही एक एलिमेंट है। इसलिए इसमें संविधान संशोधन के द्वारा भी इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बात समझ आ गई? तो सब क्लियर? लिखिए, विधि के शासन को नहीं, जितना लिखा ना अभी तक, जितना लिखा है उसी में आगे लिखना है, बस लिखाओ। हाँ, नया पैरा चेंज कर दीजिए, लिखिए। हाँ, विधि के शासन को अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में अंतर्निहित इनहेरेंट अंतर्निहित माना गया है। इनहेरेंट, INHERENT, इनहेरेंट। विधि के शासन को अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित माना गया है। रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉडीड
इन आर्टिकल 14 इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर, therefore it cannot be destroyed by constitutional amendment act. विधिक शासन को अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित माना गया है। अतः 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 इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अनुच्छेद 13 यह कहता है कि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को हम खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सामान्य कानून के द्वारा तो ऐसा नहीं कर सकते, संसद साधारण कानून बना के तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। देखो, संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार था, आज उसको मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। आज मूल अधिकार के चैप्टर में संपत्ति का अधिकार जैसा कोई कानून नहीं है। तो संविधान संशोधन के द्वारा भी हम मूल अधिकार को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन साधारण कानून के द्वारा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा भी हम ऐसे किसी मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे अनुच्छेद 14 का रूल ऑफ लॉ, यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां संविधान संशोधन भी काम नहीं करेगा। न तो संसद के साधारण कानून से और न ही संविधान संशोधन से यहां कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। हाँ, ठीक। हाँ, वो आर्टिकल 68 से बाहर भी कुछ संविधान संशोधन किए जाते हैं, तो उसको फिर संविधान संशोधन माना नहीं जाता, क्योंकि वो सिंपल मेजॉरिटीज होते हैं। जैसे अनुच्छेद 4 के तहत व्यवस्था की गई है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को आप कम कर दीजिए, किसी राज्य के क्षेत्र को बाहर कर दीजिए, और ये सब चीजें सिंपल मेजॉरिटी से की जाएंगी। ये अनुच्छेद 4 में व्यवस्था की गई है, ये चीजें अनुच्छेद 368 में नहीं हो रही हैं। अर्थात अनुच्छेद 368 आर्टिकल 68 से बाहर भी बहुत से संविधान संशोधन किए जाते हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं और उनको सही मायने में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। Such amendments are not treated, not regarded as the constitutional amendment in the real sense of the term. बच गए? ठीक। सर एक बहुत सरल सा क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो। बहुत कंफ्यूजन है, कुछ टर्म्स हैं। कितना बजा? टाइम बताइए पहले। अब तो बाद में बता दें। नहीं, टाइम बताइए, नहीं अंदर ही बताएंगे यार, 5 काम बताइए। नहीं, यही बताएंगे, बताइए। सर ये सेक्शन, आर्टिकल, प्रोविजन, पार्ट, शेड्यूल, क्लॉज और एफआईआर, इन सब में क्या है? अरे ये सवाल प्रश्न, ये सवाल प्रश्न नहीं, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कल बता देंगे आप? नहीं, कल भी नहीं बताएंगे। जैसे आर्टिकल कोई, ठीक है, इस आर्टिकल में जो है कई सेक्शन हो सकते हैं। जैसे हम बता रहे तो 1, 2, 3, 4 बता रहा है ना, ऐसे कई सेक्शन। एक्चुअली सेक्शन होता है, इंडियन पैनल कोड में सेक्शन चलते हैं। सेक्शन 302 जिसको कहते हैं दफा 302, दफा 377, नाम सुना है? इंडियन पैनल कोड में सेक्शन चलते हैं और संविधान में जो है आर्टिकल चलते हैं, ठीक है। और क्लॉज उसी को सेक्शन पे धारा कहते हैं। हिंदी में कहेंगे धारा 302, हिंदी में कहेंगे धारा 302, उर्दू में कहेंगे दफा 302, ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत, ठीक। तो उर्दू में कहेंगे दफा, हिंदी में कहेंगे धारा, अंग्रेजी में कहेंगे सेक्शन, ठीक। सेक्शन 144, धारा 144, दफा 144, ठीक। तो ये सर जितने भी होते हैं, ये आर्टिकल, जितने भी सेक्शन होते हैं वो आर्टिकल के सेंस में बनाए जाते हैं। हाँ, संविधान में जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, उन्हीं चीजों को हम अन्य लॉ में जो है हम सेक्शन कहते हैं। लेकिन जो कोड वगैरह में यूज होता है, हाँ। मतलब है एक ही चीज, पर
नहीं नहीं, एक चीज कैसे आर्टिकल जब बात करें मैंने, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम इस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लैंड है। जब हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं माने हम जो है संविधान की बात कर रहे हैं, उस लॉ की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और जब हम सेक्शन की बात कर रहे हैं माने हम उन कानून की बात कर रहे हैं जो उसको संविधान ने नहीं बनाया है। जैसे हम कह रहे हैं संविधान में पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, जब हम कोई विधि पढ़ते हैं तो वहां पर हम धारा पढ़ते हैं। हाँ आईपीसी धारा, सीआरसी धारा, तो वहां पर ये सब तो सब मुझे ना क्लियर नहीं हो पा रही है चीजें, बस बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। बहुत कोशिश की पर बिल्कुल नहीं समझ में आ वहां रही पर भी है। सर आप बताएं, एक दिन नाटक करके थोड़ा सा संडे को क्लास करके हिंदी को समझा दीजिए, हमें नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल। तो फिर हमें भी समझना पड़ेगा, पहले हमें भी जानना पड़ेगा क्या है। अब तो यूट्यूब में सब कुछ है, उपलब्ध है, देख लेना यूट्यूब में। देखिए समय मिलेगा, पहले हम भी होमवर्क करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, अरे हम इसी क्लास में समझा देंगे, किसी दिन समय निकाल के इसी क्लास में समझा देंगे, लेकिन पहले हम होमवर्क तो कर लें। हम जब होमवर्क कर लेंगे, सेक्शन है, आर्टिकल है, क्लॉज है, प्रोविजन है, सेक्शन है, आर्टिकल, प्रोविजन, शेड्यूल, क्लॉज और एफआईआर। अच्छा आप सुनिए, अगली क्लास में जो है आज जो है हमने आपको जो है अनुच्छेद 14 का सिर्फ एक हिस्सा समझाया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और लिखाया भी है। अगली क्लास में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों को समाज संरक्षण, जो छोटा टॉपिक है ये समझाएंगे। समझा पाठ दिया है, इसको लिखा देंगे हल्का फुल्का, ठीक। क्लास खत्म करते हैं। वेलकम।